आदाब, नमस्कार। जूले लद्दाख की खबरों के साथ मैं हूं इंशान नबी और शुरुआत करते हैं लद्दाख की अहम सुर्खियों के साथ। द्रास और करगिल समेत खित्ते लद्दाख के दीगर हिस्सों में शदीद सर्दी की लहर जारी। द्रास में खून जमा देने वाली सर्दी से रोजमर्रा की जिंदगी मुतासिर। कई मकामात पर 2 से 3 फुट बर्फ मौजूद। जमीनी राबता मुनक़दा होने के बाद करगिल के लिए AN 32 करगिल कोरियर सर्विस शुरू। पहले रोज 35 मुसाफिरों को किया गया एयरलिफ्ट। श्रीनगर से करगिल और करगिल से श्रीनगर पहुंचाए गए मुसाफिर। प्रज्ञेश जैन और उनकी टीम ने किया चादर ट्रैक के दौरान 120 मीटर लंबे कौमी परचम को लहराने का दावा। कहा कायम किया है एक नया रिकॉर्ड। लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन का किया शुक्रिया अदा। करगिल में शदीद सर्दी के बावजूद छोटी बच्चियां गुजार रही है आइस हॉकी खेलने में अपना वक्त। ऑर्गेनाइजर्स ने कहा फ्यूचर में बढ़ सकती है इस खेल में आगे। एक खेत में आइस हॉकी रिंग तैयार। और कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट की हिदायत पर करगिल में 2 दिन के GST अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन। बड़ी संख्या में टैक्स प्रेन्योर्स और ट्रेडर्स की शिरकत। मुख्तलिफ इश्यूज पर की गई बातचीत। दुनिया की दूसरी सर्द तरीन जगह द्रास एक बार फिर सख्त सर्दी की चपेट में है। पानी के नल, दरिया, चश्मे सब मुंजमद हो गए हैं। लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। द्रास के बड़े बाजार में कर्फ्यू जैसा माहौल देखने को मिल रहा है। लद्दाख खित्ते को वादी से मिलाने वाली कौमी शाहराह 7 जनवरी से बंद है। तब से ये इलाका दुनिया से कटा हुआ है। मवेशियों को भी घरों से बाहर निकलना मुश्किल है। इनके लिए खाने पीने का इंतजाम घरों के अंदर ही करना पड़ रहा है। कई जगहों पर पहले ही काफी बर्फ है और लोग बर्फ हटाते देखे जा सकते हैं। करगिल में दरियाई सोरो मुंजमद है। इस बीच द्रास में मौसम से मुतालिक तमाम जानकारी दोबारा से देने का सिलसिला शुरू होने पर लोगों ने महकमे मौसमियात का शुक्रिया अदा किया। आज इतना सर्दी था द्रास में। आज सुबह जो है ना -40 के आसपास था। गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम यहाँ पे हो गया। सुबह बहुत डीजल गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए बहुत सी दिक्कत हो रहा था, यानी कि पेट्रोल गाड़ी को भी स्टार्ट करने के लिए चमर में आग लगाना पड़ा। आज मेरे को सुबह इतना बहुत सर्दी था यहाँ द्रास में। 32 है तो आज मुझे लगता है 36 और 40 के आसपास हमारा मुश्किल मटाइन 15 में होगा ही होगा। तो इसलिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करेंगे कि इन चीजों पर थोड़ा फोकस करे और इन चीजों की थोड़ा सा पता चलना चाहिए दुनिया को कि भाई द्रास में भी कुछ लोग रहते हैं तो इनकी क्या हाल है, किस तरीके से यहाँ रहते हैं। तो बाकी मैं खासकर आप न्यूज 18 का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि आप लोगों ने हमारे इस मसले को उजागर किया और आज इसको अपलोड भी कर दिया। और मैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। इस बार सर्दी ज्यादा ही है द्रास में, क्योंकि इस टाइम हमारे पास इतनी सर्दी नहीं होती थी। पिछले 1-2 सालों में काफी फर्क हुआ था, मगर इस साल तो कुछ और ही सर्दी है। आज देखो इस वक्त हम दिन को कम से कम 5 बजे के आसपास इतनी ठंडी होती थी। आज मुझे लगता है अभी 32-33 से अब वही होगा। 35 से 40 तक गया हुआ है। तो बहुत हमें सर्दी का बहुत महसूस हो रहा है, क्योंकि आजकल हमारे पेड़ों में पानी जम रहा है और पानी बिल्कुल जम के हमें पानी का बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। आज जो है टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा जो है रिकॉर्ड किया गया। -35 से -40 जो है आसपास जो है टेम्परेचर आज हमें देखने को मिला। इसी के चलते जो है आज जो है काफी ज्यादा पाइप का पानी भी आज आप देख रहे हैं कि पाइपों का पानी भी बंद है। और ठीक मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये है द्रास टाउन बिल्कुल आज जो है सुनसान है। बहुत लोग ही कम आ रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं जो लाइफ है जो है वो बहुत ही नॉर्मल लाइफ जो है वो काफी सर्दी की वजह से काफी डिस्टर्ब हो रही है। बाकी यहाँ सर्दी का लहर जो है दिन ब दिन और बढ़ते जाएगा फरवरी की 15 तारीख तक। और उसके बाद सर्दी में थोड़ा कमी आने का इम्कान है इंशाल्लाह। और यहाँ बर्फ़ की जो है बहुत ज़रूरत पड़ता है, क्योंकि यहाँ हमारे लद्दाख में 95% लोग जो है खेतीबाड़ी पर निर्भर करता है। और यहाँ बर्फ़ की बहुत कमी है। बर्फ़ होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें पहाड़ी इलाकों में यहाँ चश्मे और दरिया के पानी का ख़ास इस्तेमाल नहीं होता है। तो यहाँ बर्फ़ की पानी से ही हमारे पूरा फसल और दरख्तें
सब कुछ यही बर्फ की वजह से चलते हैं। टोपोग्राफी के हिसाब से यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पेड़ पौधों में अगर टेम्परेचर बराबर डाउन ना हो, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर -32-30 तक करील में जाता है, द्रास में तो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, तो वो टेम्परेचर ज़रूरत होता है हमारे पेड़ पौधों के लिए। अदरवाइज गर्मियों में पेड़ पौधों में कुछ बीमारियां लग जाता है। AN-32 करगिल कोरियर सर्विस शुरू हुई है और पहले दिन 35 मुसाफिरों को एयरलिफ्ट किया गया। हुकाम ने बताया कि मुसाफिरों को श्रीनगर से करगिल के लिए एयरलिफ्ट किया गया। 16 मुसाफिर और भारतीय फजाइया की तैयारी में करगिल से श्रीनगर के लिए 15 मुसाफिर शामिल है। करगिल से श्रीनगर के लिए MI-17 पवान हंस में एक मरीज समेत 4 मजीद मुसाफिरों को एयरलिफ्ट किया गया। जोजिला पास की बंदिश के दौरान कोरियर सर्विस सर्दियों में काम करती है। जिन मुसाफिरों को एयरलिफ्ट किया गया उनमें बड़ी तादाद में बुजुर्ग शहरी और एक बच्चा शामिल था। करगिल कोरियर सर्विस के टिकट ऑनलाइन दस्तयाब कराए गए हैं। कमिश्नर सेक्रेटरी सिविल एविएशन स्वागत विश्वास ने फुल प्रूफ इंतजामात करने के लिए डिप्टी कमिश्नर CEO LAHDC करगिल संतोष सुखदेव और चीफ कोरियर कोऑर्डिनेटर आमिर अली और दीगर सीनियर अफसरान के साथ इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर करगिल ने करगिल हवाई अड्डे पर ग्रुप कैप्टन रामाराव एयर हेडक्वार्टर और दीगर ने पहली फ्लाइट ऑपरेशन को आसानी से यकीनी बनाने के लिए शुक्रिया अदा किया। कमिश्नर स्टेट टैक्सेस डिपार्टमेंट यूटी लद्दाख के महबूब अली खान स्टेट टैक्सेस ऑफिसर करगिल की हिदायत पर करगिल में 2 रोजा GST अवेयरनेस कम ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू हुआ। इस प्रोग्राम में स्टेट टैक्स ऑफिसर करगिल मोहम्मद यूसुफ, इंस्पेक्टर स्टेट टैक्सेस ले जुल्फिकार अली, इंस्पेक्टर स्टेट टैक्सेस करगिल जावेद इकबाल भी मौजूद थे। ये प्रोग्राम रियासती टैक्स महकमे लद्दाख के बैनर तले आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम का मकसद करगिल जिले के टैक्स दहंदगान और DDOs को फायदा पहुंचाना है। गुलाम हैदर, सब इंस्पेक्टर स्टेट टैक्स डिपार्टमेंट सर्कल करगिल ने GST पर तफसीली प्रेजेंटेशन दी। उन्होंने GST एक्ट के तहत EV बिल और टैक्स इनवॉइसिंग से मुतालिक मुख्तलिफ दिफात और कवायद पर भी तबादुले ख्याल किया। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो है उससे लोगों को भागने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारे फायदे भी हैं। और फायदे के बारे में अभी हमारे जहाँ पे अभी हमारा जो सेशन हुआ था उसमें लोगों को हमने काफ़ी अच्छे से समझाया। लोगों को हमारा आज का ट्रेनिंग का मेन मकसद यही था कि लोग GST के बारे में अच्छे से जाने समझे, GST के फायदे के बारे में जाने और GST में क्या क्या चीज़ें उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है उसके बारे में जाने और अपने टैक्स लायबिलिटी को वो किस तरह से सेट ऑफ करे, गवर्नमेंट सरकार तक पहुंचाए, उसके बारे में बताना हमारा मेन मकसद ही। इसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में जो भी डीलर्स या जो सर्विस प्रोवाइडर्स जिनका टर्नओवर जो है वो 40 लाख है या 20 लाख है सर्विसेज में, उन्हीं लोगों को GST में रजिस्ट्रेशन करने की, GST में लायबिलिटी सेट ऑफ करने की जरूरत होती है। तो इस तरह मैं समझता हूँ कि क्योंकि हमारा जो ट्रेडर्स कम्युनिटी है, चाहे वो सर्विसेज में हो चाहे गुड्स में हो, वो ज्यादातर कंसंट्रेटेड है अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पे ही। तो अगर आपको हमें अगर लगे कि फ्यूचर में भी अगर हम दूर दराज इलाकों में भी जाकर लोगों का, जहाँ पे हो सकता है आजकल बहुत सारे जगहों पे, जैसे अगर हम करगिल की बात करेंगे तो सांकू में हो या द्रास में हो, ऐसे जगहों पे ट्रेड काफ़ी फल फूल रहा है, तो इन जगहों पे भी ट्रेनिंग्स की ज़रूरत पड़े तो हायर अथॉरिटीज़ के डायरेक्शन के हिसाब से हम वहाँ पे भी ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज। लोगों को मैं इतना कहना चाहूँगा कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है वो कोई ये नई चीज़ नहीं है। यूटी बनने के बाद लोगों के जहन में एक बात ये रहती है कि यूटी से पहले हमारे पास जो टैक्स है वो यूटी बनने के बाद ये जो टैक्स सिस्टम है वो काफ़ी चेंजेस हुआ होगा। तो मुझे ये लोगों को कहना ज़रूरी समझता हूँ मैं कि उसमें कोई तब्दीली नहीं आया है। GST पहले से भी वैसे ही था, 2017 में जब इंट्रोड्यूस किया गया था। खाली हमारे पास यहाँ पे सिर्फ नाम का चेंज हुआ है, जिसमें हम यूटी यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहा जाता है, और साथ में हमारा स्टेट का कोड 38 चेंज हुआ वो है। बाकी आपकी लायबिलिटी किस तरह सेट ऑफ होती है, टैक्स किस तरह भरना है, उसके कानून के अंदर आपको बैठकर किस तरह से काम करना है, क्या क्या आपके फराइज से उसको अंजाम देना। एक के बाद फिर से आप सबका इस्तेमाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। करगिल में इन दिनों जमा देने वाली सर्दी पड़ रही है। इस शदीद सर्दी में यहां की छोटी बच्चियां गर्म में बैठने के बजाय आइस हॉकी खेलकर अपना वक्त गुजार रही है। यहां -50 डिग्री में ये, माफ कीजिएगा, 25 डिग्री में ये लड़कियां आइस
हॉकी के जुमरे में खेल रही हैं। इन लड़कियों ने एक खेत में आइस हॉकी रिंक तैयार किया। 8 से 10 साल की ये लड़कियां दूसरों के लिए मिसाल पेश करी है। ऑर्गेनाइजर्स को उम्मीद है कि इस तरह के प्रोग्राम से ये लड़कियां फ्यूचर में इस खेल में आगे बढ़ सकती है। क्योंकि हमारे पोयन में हमने पिछले 1-1.5 महीने से काफ़ी मेहनत करने के बाद, खासकर इसमें हमारे खुदाम मास्टर मूसा की बड़ा ताउन रहा है, जिसने हमें ग्राउंड मुहैया किया और काफ़ी मेहनत मशक्क़त के बाद हमें मुश्किल से वहाँ पे ग्राउंड तैयार हुआ है। और हम कम से कम वहाँ पे 20 से 25-30 यानी बच्चे और बच्चियों को वहाँ पे कोचिंग कराते हैं। पहले तो बच्चे यानी काफ़ी इस चीज़ से यानी डरे हुए थे कि यानी आइस स्केटिंग, आइस हॉकी कैसे खेला जाता है। तो यानी बहुत अच्छे कोचेस हमें वहाँ पे आके काफ़ी ट्रेनिंग्स दिए, जिसमें हमारे खुद पोयन के 2 कोचेस मिस्टर समी और अकबर, जिन्होंने काफ़ी मेहनत करके यानी उन बच्चियों को काफ़ी कुछ सिखाया। और माशाल्लाह आज हम उनका यानी नुमाया यानी जो प्रैक्टिस है वो यहाँ पर सभी लोगों के सामने थोड़ा सब लोगों ने देखा है। तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में बहुत ही अच्छे यानी मुजाहरे करने के लिए हमारे बच्चियाँ जो है वो तैयार है। सर कोई भी गेम हो उसको यानी हिम्मत के साथ यानी खेलना चाहिए। कोई भी चीज़ है वो नामुमकिन नहीं है। अगर इंसान मेहनत करे छोटे ही एज से, इसी यंग एज से अगर हम मेहनत करें तो हम नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक भी यानी के गेमों में हम कम्पीट कर सकते हैं। सर लड़कियों को भी ये मैसेज करेंगे सर, जब हम मतलब किसी चीज़ के लिए निकलते हैं, हमने शूज़ पकड़ा, आइस हॉकी का स्टिक पकड़ा, तो जब हम मतलब -30 में भी प्रैक्टिस करते हैं तो हमें लगता है नहीं यह भी कम टेम्परेचर है, हम मतलब इतना स्ट्रगल कर सकते हैं अगर हम करने को कुछ चाहे तो। पहले जब स्टेट था, मैं जेएनके स्टेट की जब साथ में था, कोई भी हम गेम खेलते थे या कोई भी बच्चे अपने रोल जो प्ले करते थे तो कहीं नहीं पहुंचता था, क्योंकि आप यूटी हो गया उसकी वजह से हमें लद्दाख के लिए अलग से सीट मिलता है स्पोर्ट्स कोटे को लेके। जिस तरह आर्चरी और आइस हॉकी में ज़्यादा हमें स्कोप हद से ज़्यादा है अगर देखा जाएगा तो, क्योंकि हमारे कुछ पश्चिम के प्लेयर्स है अपनी वक्फे में उन्होंने नेशनल तक खेला है, इंटरनेशनल तक खेला है। पहले इस गेम को सबसे पहले द्रास और चिट्टन में खेला जाता था, उनका कुछ पर्सनल गेम की तरह बना हुआ था, क्योंकि वहीं पर ज़्यादा आइस बनते थे तो उन्होंने ही उस गेम को ऑर्डर किया हुआ था। अभी हर जगह जिस तरह हमारा पश्चिम के गेम प्लेयर्स आप देख रहे हो जो नेशनल इंटरनेशनल तक खेला है, तो हम भी सोचते थे कि हम लोगों ने भी एक टीम बनाया था कारगिल L1 के नाम से, फर्स्ट सीसी कप में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद क्या हुआ, हमें प्लेयर्स की कमी हुआ, तो हमने बच्चे जब देखा हमने बड़ा शौक रखते थे, हम लोगों ने इस साल न्यू एरा पॉइंट की जानिब से उन्होंने हमें ज़मीन फराहम किया और उनके पूरा स्पोर्ट्स रहा कि वहाँ पे हमें आइस बनाने के लिए, तो हमने छोटे बच्चों को लेकर वहाँ पे कोचिंग शुरू किया, जिसका आज खुदा की फजल से आज आप लोग देखा भी यहाँ पे हमने ग्राउंड में उतारा उन बच्चों को स्केटिंग के लिए। हाफ टाइम में जो ब्रेक होता है उसमें स्केटिंग के लिए। मैं कहता हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं ताइक्वांडो, आर्चरी और आइस हॉकी को लेकर और सोलो सीकी को लेकर बहुत स्कोप है हमारे लद्दाख के बच्चों को। अगर हर पेरेंट्स को अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल लेके थमाते हो आप लोग 10-15 हज़ार के, उससे बच्चों का करियर भी तबाह हो जाते हैं और आंखें भी खराब होता है। उससे बेहतर उनको एक स्केट लेके दीजिए आप, ताकि बच्चे इस फील्ड में बहुत आगे जाए और बच्चे काफ़ी शौक भी रखते हैं। क्योंकि लड़कियां जो है लड़कों के बराबर कांधे से कांधा मिलाकर उनके बराबर मुकाबला कर रहे हैं। क्योंकि अभी हमारा शहनाज परवीन जो अभी पूरा गोल्ड मेडलिस्ट है सर, हमारा कुछ ही दिन पहले उसने गोल्ड मेडल लिए 146 कॉलेज में से टॉप पे है वो। तो लड़कियां आजकल बिल्कुल, मैं कहता हूँ लड़कियों को ज़्यादा इसमें पोटेंशियल है, लड़कियों को अगर वो लोग खेलना चाहे तो। सबसे पहले मेरा नाम सिद्दीका बानो है और मैं डाउनहिल कारगिल की ओर से खेलती हूँ। आज हमारी टीम यहाँ पर विनर रहा है, तो हमें बहुत खुशी मिल रहा है कि हम यहाँ पर विनर रहे इस साल, क्योंकि पिछले साल हम वक्का मुल्क की टीम से ही हारे थे, तो इस साल हम उसी टीम से हम जीत चुके हैं, तो हमें बहुत खुशी मिल रही है। और हमें ये महसूस हो रहा है कि हमने बहुत सारे इम्प्रूवमेंट किया है और करने की भी ज़रूरत है, ताकि हमें आगे आइंदा और मतलब आगे जाके और अच्छे से खेल पाए।